Hey everybody, welcome back once again in this chemistry class। और एसिड बेस सॉल्ट चल रहा है हमारा शाउ स्क्रीनिंग के लिए। अब तो पेपर आसपास ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो ठीक है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं इस लेक्चर की। ठीक है, तो शाहू में जितना भी क्लास 10 से आने वाला पार्ट है वो हमारा पूरा हो जाएगा इस चैप्टर के साथ ही। ठीक है ना, हम इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे जो 5 मेन चैप्टर्स हैं शाहू के लिए क्लास 10 से जो लिए गए वो सारा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बचता है मेजरमेंट ऑफ मैटर, जो क्लास 9th का है। और हमारे पास एसिड बेस तो स्टेट 9th में है, लेकिन वो हमारा कवर हो गया इधर। ठीक है ना, इसके अलावा सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज हैं, तो वो अभी इस लेक्चर में मैं सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज को कुछ हद तक कवर कर दूंगा, क्योंकि वहां पर भी सॉल्ट्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्ट क्या है हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमारा एक इंडिकेटर रह गया है, उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सिर्फ इंडिकेटर तो समझते हो, एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब नॉर्मल इंडिकेटर होगा कोई, बस वही अपना कलर वलर चेंज कर देगा, एसिड और बेस में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा ताकि हमें पता चल जाए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, नाम से लग रहा है यूनिवर्सल, कुछ जबरदस्त टाइप का होगा, कुछ तो अलग होगा, मतलब कुछ खास तो होगा। तो बस यही खास है इसमें कि देखो क्या खास बात है, समझो। सपोज करो हमारे पास 3 सोल्यूशन तैयार हैं। ठीक है, 3 सोल्यूशन तैयार हैं, अगर इन 3 सोल्यूशन में एक में एसिड हो, एक में बेस हो और एक में कोई न्यूट्रल कोई चीज हो, ठीक है ना, एक में कोई एसिडिक चीज हो, एक में कोई बेसिक चीज हो, एक में न्यूट्रल चीज हो, तो नॉर्मल इंडिकेटर्स बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है कौन सा न्यूट्रल है। कौन से इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर जितने तुम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तीनों के तीनों सोल्यूशन, सपोज करो तीनों सोल्यूशन एसिडिक हैं, तीनों सोल्यूशन एसिडिक हैं, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये HCl है और ये HNO3 है और ये मान के चलो एसिडिक एसिड है। अब ये तीनों के तीनों एसिड हैं, तो अब तीनों एसिड है तो नॉर्मल इंडिकेटर का तो कोई काम यहाँ पे रह नहीं गया, क्योंकि तीनों एसिड है वो तीनों में एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक जैसा ही नेचर शो करेंगे। हमें पता लगाना है कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा थोड़ा कम स्ट्रांग है और कौन सा सबसे वीक एसिड है। 3 एसिड है, एक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक वीक होगा और एक मान लो बीच का होगा, थोड़ा स्ट्रांग से थोड़ा कम, वीक से ज्यादा, ऐसा वाला। तो तीनों में अब पता लगाना कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम, तो ये नॉर्मल इंडिकेटर ये नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए कुछ भारी चीज जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर चलता है पीएच वैल्यू के ऊपर। ठीक है ना, ये क्या है अभी हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर चलता है पीएच वैल्यू, यानी कि वो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट कलर्स देता है। पीएच वैल्यू जैसी होगी डिफरेंट कलर्स देगा। ठीक, तो पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगी कोई चीज, तो उतना ज्यादा डार्क कलर आएगा। तो वही हमें पढ़ना है क्या होता है। ठीक है, तो बात समझ आई। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सम वीक इंडिकेटर्स, कुछ सम सम एसिड्स एंड बेस। वीक एसिड या बेस हो सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे केमिकल से मिलकर बनाया जाता है जो एसिड और बेस में, मतलब जो ये बता सकता है कि कौन सा सोल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन कितना ज्यादा बेसिक है। यानी कि अगर एक से ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें भी डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो उसके लिए ये इंडिकेटर स्पेशली यूज किया जाता है। चलो फटाक से इसमें लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, द इंडिकेटर विच कैन टेल हाउ मच substance is acidic or basic called universal indicator। ठीक है ना, और आगे इसमें ये भी ऐड कर लो, इट वर्क्स ऑन पीएच वैल्यू एंड शोज डिफरेंट कलर ऑन डिफरेंट पीएच वैल्यू। इट वर्क्स ऑन पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू पे काम करता है और डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, सबसे पहले समझो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो नेचुरल खुद का कलर होता है वो होता है ग्रीन। पहले तो ये बात पता लगा लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर का खुद का कलर है ग्रीन। अगर इसका कलर खुद का ग्रीन है तो यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन, क्योंकि न्यूट्रल में कभी कोई कलर वलर चेंज होता नहीं, तो न्यूट्रल के साथ यूनिवर्सल कैसा कलर देगा, ग्रीन भैया, क्योंकि उसका खुद का कलर ग्रीन है। तो न्यूट्रल मतलब नो चेंज, तो वहां पे ग्रीन देगा। जैसे जैसे बेसिक की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे बेसिक की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कलर विबग्योर, जो हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, वो वही धनुष, क्या बोलते हैं यार उसको, विबग्योर को, खैर जो भी है, इंद्रधनुष, रेनबो। ठीक है, विबग्योर, ऐसी कहानी है इसकी। ठीक है, वी बोले तो वायलेट, आई बोले तो इंडिगो, ये हो जाएगा ब्लू, यहाँ पर है ग्रीन और यहाँ पर है येलो, यहाँ पर है ऑरेंज और यहाँ पर है रेड। ठीक है, इस तरह से कलर देगा। पीएच वैल्यू के ऊपर चलता है। पीएच वैल्यू यहाँ से शुरू होती है, मान लो 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6 और यहाँ पर है हमारी 7। क्लियर। और 7 के बाद इधर आएगी अपनी 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 13 और 14। तो तुम लोगों को पता ही है कितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी किसी भी चीज की वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। इसीलिए जितनी भी हमारी बेसिक चीजें हैं उनकी सबकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है और जितनी भी हमारी एसिडिक चीजें हैं उनकी सबकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्लियर। तो यानी कि अगर किसी चीज की पीएच वैल्यू 1 से 6 के बीच में आ रही है देन दैट इट इज एसिडिक। किसी की वैल्यू 7 है तो वो है न्यूट्रल और किसी की वैल्यू 8 से लेकर 14 के बीच में है तो वो उतनी ज्यादा बेसिक। क्लियर। एक मान लो अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 सोल्यूशन है, एक की पीएच वैल्यू है 2, एक की पीएच वैल्यू है 3.5 और एक की पीएच वैल्यू है 5, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो एसिडिक सबसे ज्यादा जाहिर है कि एसिडिक सबसे ज्यादा यही होगा क्योंकि पीएच वैल्यू जितनी कम है वो उतना ज्यादा एसिडिक है। वो पूछ रहा है अगर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो देखो वैसे तो बेसिक कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे यार बेस की तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो 700 नहीं है, लेकिन मेन बात यह है इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है उसने 3 सोल्यूशन बनाए हैं और तीनों सोल्यूशन की पीएच वैल्यू दे रखी है। हमें पता है पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा और पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पीएच वैल्यू 7 से मतलब कम है, लेकिन फिर भी जो ज्यादा है सबसे ज्यादा यहाँ पर यही सबसे ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली पीएच वैल्यू यही है और कुछ नहीं है पीएच वैल्यू। ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो एसिड और बेस में भी अलग अलग कलर दे सके। और सारे कलर कैसे देगा? नॉर्मल अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसमें वो ग्रीन कलर देगा और अगर उसके नीचे फिर वो येलो और लास्ट में रेड और आगे इधर की साइड इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इसी तरह के काफी ज्यादा डार्क ब्लू कलर होते जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद पीएच वैल्यू भी है हमारा, अगर उसके ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ने लायक हो, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। लेकिन देखो पीएच वैल्यू को समझने के लिए लॉग आना चाहिए। ठीक है ना, लॉगरिथम। लॉगरिथम 10 तक शायद होता नहीं है, तो एक दो बेसिकली मैं ऐसे ही समझा दूंगा कुछ चीजें। तो नेक्स्ट है पीएच वैल्यू। समझे? सबसे पहले पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंस, और पोटेंस का मीनिंग होता है पावर, हाइड्रोजन की पावर। होता क्या है, हम किसी भी सोल्यूशन को समझने के लिए उसको H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन में देखते हैं, यानी कि पावर ऑफ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पावर ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है कि किसी भी चीज में हाइड्रोजन आयन मतलब सॉरी किसी भी अगर एसिड की हमें एसिडिटी समझनी है कि कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है, तो अगर जितना ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा और जितना ज्यादा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। ये तो बात नॉर्मल है, समझ में आती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक, जितना OH नेगेटिव उतना ज्यादा बेसिक। क्लियर। तो फिर क्या है पीएच वैल्यू? ध्यान से समझो, इसके फॉर्मूले से ही समझ में आएगा। पीएच वैल्यू इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ pH value is a negative logarithm of H plus ion concentration to the base 10. This is the formula. Okay. pH value is the negative log of H plus ion concentration, यानी किसी सोल्यूशन में H plus का concentration कितना है और बेस होगा 10। अब यहाँ पर एक बात समझना, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है किसी क्वेश्चन में, अगर मान लो अगर लॉग का कोई क्वेश्चन है और अगर मान लो इस तरह से आया हुआ हो उसमें कि बेस भी सेम हो और यहाँ पर ये वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर मान लो यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10 वहाँ पे भी 5 वहाँ पे भी 5, अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। लॉग की एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा लॉग की एक और प्रॉपर्टी भी है, जैसे मान लो लॉग लिखा हुआ है, तो मान लो यहाँ पे है y और यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लो y के ऊपर z इसकी पावर है, तो ये पावर उठ के आगे आ जाती है, तो यानी कि ये ऐसे लिखा जा सकता है z log x बेस है y और इस तरह से। तो ये लॉग की दो प्रॉपर्टी है जो पता होनी चाहिए। तो फिलहाल पता क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू क्या होती है, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन टू द बेस 10। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें जानने की बात नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार में समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे, चाहो तो एक दो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन देगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको दे देगा। ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपसे पूछेगा इसकी पीएच वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, एन एसिडिक सोल्यूशन हैव H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको मान लो दे रखा है 10 की पावर -8 मोल पर लीटर। ये हमेशा मोल पर लीटर में ही देगा, आगे बात में ये हमेशा मोल पर लीटर में देगा, क्योंकि एक तरह से ये एक तरह की मोलैरिटी ही होती है एक तरह किसी चीज की।
तो जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपको 10 की पावर -8। और हाँ, एक बात और समझ लो, ये चीज हमेशा पावर इसकी हमेशा माइनस में होगी। सारे क्वेश्चंस में इसकी पावर हमेशा माइनस में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो मोल पर लीटर के फॉर्म में दे रहा है, मोल, उसने यहाँ पर वैल्यू मोल यूज करी है। अब हमें पता है एक मोल में कोई भी चीज 0.602 इंटू 10 की पावर 23 इतनी ज्यादा होती है कोई भी चीज, ठीक है ना? तो इतने मतलब अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना ज्यादा H प्लस आयन है, तो इसीलिए जो जो वैल्यू देगा वो उसकी, वो हमेशा 10 की पावर माइनस में देगा, ताकि बहुत छोटी करके, क्योंकि मोल वर्ड जुड़ना ही अपने आप में उस वैल्यू को इतना बड़ा कर देगा कि वो वैसे ही बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अगर 10 की पावर -8 दे रखा है तो तुम पीएच वैल्यू निकालने के लिए करोगे माइनस लॉग H प्लस दे रखा है हमें, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, H प्लस टू द बेस 10, ठीक है। फिर पीएच बराबर माइनस यहाँ रहने दो, लॉग लगाओ, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -8 और यहाँ पे बेस 10। आपको पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी ये उठ के आगे यहाँ पर आ जाएगा, तो अगले भाग में हम इसको पीएच बराबर लिखेंगे माइनस लॉग, माइनस को इधर लेकर आओ, पहले ये माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 लॉग, नीचे 10 है और नीचे 10, ये भी 10। आपको पता है कि अगर ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो यानी कि पीएच इसकी आ जाएगी 8 इंटू 1 यानी कि 8। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आसानी से बात समझने के लिए, कि जो भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी हो 10 की पावर -3, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -7, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मान लो 10 की पावर -9, या दे रखा है 10 की पावर -13, जो भी दी है, जो वैल्यू दी है इसकी पीएच वैल्यू सेम वही होगी। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, यहाँ पे 13 हो जाएगी। देखो ना, यहाँ 10 की पावर -8 दिया था तो फाइनली वैल्यू 80 आई है पीएच वैल्यू की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं कभी एग्जाम में, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर दे रखी है और माइनस क्या बोलते हैं, तो जो उसके ऊपर वैल्यू दे रखी है वही उसका आंसर जनरली हो जाता है। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो कहानी थोड़ी अलग होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मुश्किल ही है कि वो दें, ठीक है ना, क्योंकि आईसीएससी में ही है पीएच वैल्यू, और वो भी H प्लस आयन के फॉर्म में ही दिया हुआ है, और इस बार सिलेबस में वो आईसीएससी को भी कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, ये होने के बाद एक आखिरी चीज हम एक और पढ़ेंगे, कुछ सॉल्ट्स वगैरह के बारे में, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो थोड़ी सी स्टडी हमें करनी होगी सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स के बारे में तो पहला हमारा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, आपको पता है, इसी को कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कुछ कुछ मेन मेन बातें इसकी पता होनी चाहिए, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह ये सब निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और ये कलरलेस पाउडर होता है, वैसे सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्रिस्टल में तो व्हाइट कलर दिखेगा, लेकिन वैसे कलरलेस होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके बारे में पता क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। सबसे पहली चीज, यहाँ पर एक टर्म आती है ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl को पानी में डिसॉल्व करो तो वो जो सोल्यूशन तैयार होगा उसे ब्राइन कहेंगे। लेकिन सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा सैचुरेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि तुमने पानी लिया, उसमें 1 लीटर पानी लिया और उसमें सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, तो हम उसको ब्राइन नहीं कहेंगे ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा सैचुरेटेड होना चाहिए, वो थोड़ा सा कम से कम सैचुरेशन उसमें होना चाहिए, मतलब सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व होना चाहिए, थोड़ा इस तरह का, ठीक है। थोड़ा सा सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा NaCl का, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। तो ब्राइन, तो क्वेश्चन हमेशा दोनों तरह से पूछा जाता है, या तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl आ जाएगा या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन आ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि ब्राइन मतलब NaCl के ही एक्वा सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस देखो, इसके इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह से हो सकता है। पहला तो हो सकता है ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl एक्वस फॉर्म में है, यानी कि पानी में डिसॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। सबसे पहले तो ये कौन सी रिएक्शन है ये समझो। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कैसा डिकम्पोजिशन? आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है। तो 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का ही टाइप होता है, ठीक है। अब अगर ऐसे करोगे तो देखो ध्यान से, इसमें इसके अंदर पानी भी मिला हुआ है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा, बनेगा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा कैथोड पे, ये बनेगा एनोड पे, और ये बनेगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर ब्राइन का किया, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन का किया। और अगर हमने मोल्टेन या फ्यूज्ड
मॉल्टिंग या फ्यूज समझते हो ना, किसी चीज को गर्म करके मेल्ट कर दो, उसको लिक्विड फॉर्म में बना दो। तो NaCl को लगभग 800 डिग्री के आसपास तक गर्म किया जाएगा तो वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है। ये भी एक तरीका होता है। इसमें क्या बनेगा, तो अगर NaCl को मान लो हमने लिक्विड यानी कि हमने मॉल्टन स्टेट में किया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कर दी, तो हमारा रिजल्ट आएगा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। तो हमारा यही बनेगा, सोडियम बनेगा कैथोड पे, पॉजिटिव आयन फॉर्म करने वाली चीज हमेशा कैथोड पे बनेगी, और ये बनेगा हमारा एनोड पे। अंडरस्टैंड? तो एक तो ये चीज पता होनी चाहिए जो हमें जरूरी है, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड में एक यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं जो लोगों को पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में, दोनों को एक साथ ही देखेंगे हम। वॉशिंग सोडा और ये है हमारा बेकिंग सोडा। सबसे पहले दोनों के फॉर्मूले, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, लेकिन अगर करेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, दैट इज 10H2O। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है 10 मॉलिक्यूल। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ये यूज होता है क्लीनिंग पर्पज से, यानी कि साफ सफाई के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, और ये यूज होता है बेकरी में, यानी कि खाने पीने की चीजें वगैरह जब फ्लफी वगैरह बनानी है उनको, तो उसमें यूज होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेसिकली यही चीज है। बाकी इसमें एक चीज और भी समझ लो, बेकिंग सोडा बेकरी के बजाय जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड, जो हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसमें जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं जिसमें नॉब को दबाने से उसमें से गैस बाहर आती है, CO2, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। तो उसके अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है। वॉशिंग सोडा का इसके अलावा यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में। आपको पता होना चाहिए कि ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके अलावा वॉशिंग सोडा का एक यूज और करते हैं, पेट्रोल रिफाइनिंग में भी हो जाता है, ठीक है ना, पेट्रोल रिफाइनिंग। तो ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा लास्ट में एक सॉल्ट हम और समझेंगे यहाँ पर, उसके बाद समापन की ओर बढ़ेंगे, और वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो लास्ट में देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर काफी मतलब इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में काफी ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसमें ब्लीचिंग पाउडर होता है। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaOCl2, और उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें इसका केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaO, कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, ऑक्साइड मत बोल देना, इसको गलत हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी, और Cl2 मतलब क्लोराइड, ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका देखो मेन यूज वूज बाद में देखना, सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है ये देखो। हमारे पास एक कंपाउंड होता है स्लेट लाइम, CaOH का होल टाइप। जैसे अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो उसको स्लेट लाइम बोलेंगे, और अगर ये एक्वस फॉर्म में है बोलते हैं लाइम वाटर। तो फिलहाल ये ड्राई फॉर्म में है यानी कि सॉल्ट फॉर्म में है, इसको बोलेंगे स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम में से जब क्लोरीन गैस पास की जाएगी, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो स्लेट लाइम में से क्लोरीन गैस जब पास की जाएगी तो हमारा बनेगा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और हमारा बनेगा वाटर। यही हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? तो ये तो बनाने की विधि पता होनी चाहिए, पहला। दूसरा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज किया जाता है, खुली हवा में रखा जाता है, यानी कि ओपन रखा जाता है, डिब्बे में से निकाल के बाहर रखा जाता है, तो उसके अंदर से क्लोरीन की स्मेल आती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर की एक खासियत है कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन ज्यादातर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बहुत इजीली क्लोरीन रिमूव कर देता है अपने में से, और क्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई रोल है, तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर हमेशा अपना एक रोल प्ले करता है। तो एयर के साथ रिएक्शन करने में क्या है देखो, अब जैसे मान लो एयर में रख दिया तो CaOCl2, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कि एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, तो CO2 के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। क्या हो सकता है, खुद आइडिया लगा लो। CO2, Ca, और यहाँ पर ये तीनों मिलकर आपस में बना लेंगे CaCO3, ये बन जाएगा कैल्शियम का, और क्लोरीन गैस से अलग हो जाएगी। तो देखा, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर को बाहर निकाला, एयर में एक्सपोज किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके तुरंत क्लोरीन गैस निकालने लगा। होने लगा कि नहीं होने लगा? इसीलिए ये बहुत इजीली क्लोरीन गैस निकाल देता है। और काफी सारी ऐसी रिएक्शंस पे हम ऐसा मिलता है कि क्लोरीन गैस, जैसे एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा दो। अब अगर आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो ब्लीचिंग पाउडर की, तो सेम वही केस है, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, और बनेगा हमारा
H2O वाटर और क्लोरीन गैस अलग। तो देखा, तो ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन निकलना बहुत आसान बात है, और इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सबसे बड़ा यूज है, इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो हमारा डिसइंफेक्शन और वाटर, वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए, जो पानी वगैरह जो होता है टंकी वगैरह में, और स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसको भी डिसइंफेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा यूज है इसका ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ की ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, ये दो मेन यूज हैं। क्लियर? तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त करते हैं। लगभग जितनी मेन मेन चीजें थी जो पढ़ी जा सकती थी जल्दी जल्दी करके, वो हमने लगभग सारी कवर करी हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप अपने बुक की रीडिंग जरूर मारें। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। क्लास 10th की एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है उसमें काफी कुछ दिया हुआ है। क्लियर? और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एजुकेशन वाला है। ठीक है, और यहाँ पर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया। तो यही दो मेन इलेक्ट्रोलिसिस हैं जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का तो पूछा नहीं जाता।